अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं प्रियेश घोष हूँ और आज मैं आपसे ऐसी कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको पढ़ाना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, जो कि सिर्फ एक एक हिस्ट्री बेस्ड नहीं है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। ठीक है, मैंने इसके पहले दो लेक्चर्स किए हैं, एक था फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, दूसरा था पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके पहले के जो दो मेरे विषय थे, दो मेरे टॉपिक्स थे, वो बहुत ज़्यादा जो है आपके ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री थे। लेकिन ये वाला जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक फिलोसफिकल एज वेल एज एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, बजाय के एक हिस्टोरिकल और वर्न पैटर्न होने के बजाय। ठीक है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा टॉपिक का नाम है माई स्टडी अबाउट इंडिया। मैंने भारत देश जब को कैसे समझा, उसको कैसे देखा, ये मेरा आज का टॉपिक है। ठीक है, उसके पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लूँ। फ्रेंड्स, आई एम प्रियेश घोष एंड आई हैव डन माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, and then I was in CTEC. Then I was for a very small time I was in an IT field, but after that I left it on the persuasion of my parents to study for the government jobs and especially for the civil service job, जो मैंने छुप के अब तैयारी की, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता था सबको, क्योंकि अगर सबको बताता तो बिना बात की ये जहाँ जिस जिस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस जिस जोन से, जिस सिटी से, वहाँ पर बिना बात किए लोगों को फैलाना कि मैं आईएएस बनने वाला हूँ, ये बहुत बड़ा प्रेशर का इशू है, तो मैंने उसको इसीलिए नहीं फैलाया इस तरीके से। ठीक, तो आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ वो है माई स्टडी अबाउट इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस चीज़ को समझें। देखिए, इस चीज़ को समझने का पूरा प्रयास करें। ठीक है, देखिए मैं कहने क्या जा रहा हूँ माई स्टडी अबाउट इंडिया में। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक्स पे आता हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमने से फायदा नहीं है, बेसिक्स पे रहना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बेसिक्स पे मैं इस तरह से रहूंगा। देखिए, ये मेरे पास ये चीज़ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का संविधान। हमारे देश में कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई जैन बौद्ध के ग्रंथ से हमारा देश नहीं चलता। हमारा देश इस ग्रंथ से चलता है, जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं प्रियम्बल। ठीक, प्रियम्बल का मतलब है जो पहला जो प्रिंसिपल का पेज है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो भावना है, उसको कहते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialistic secular democratic republic and to secure all its citizens justice, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज है। मतलब कि अगर आप ध्यान से पढ़ें इसको, इसका पहले का अर्थ है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फिर है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी। ठीक है, अब ये चीज है। ठीक है, ये तो चलिए रिटर्न इसका पूरा हो गया, जो मैंने आपको प्रियम्बल की लाइन कही। ठीक है, अब इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़े तो एक लिखा रहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम टू सिलेक्ट योर लाइफ स्टाइल, फ्रीडम टू सिलेक्ट योर लाइफ पार्टनर, ये लिखा हुआ है। और हम, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, तो हम इसकी कदर करते हैं, हम इसको मानते हैं। ये तो हुआ एक पक्ष। देखिए, अब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को बताया और हमने उसकी भावना को बताया आपसे। अब मैं, ये तो चीज हुई जो लिखी है कॉपी किताबों में हमारे, लिखी हुई है हमारे बुक्स में, जो कि आपको गूगल पे या कहीं भी मिल जाएगा, आप अगर इसको फाइंड करें। देखिए, मैं अपने लाइफ से इसको इसलिए कनेक्ट करता हूँ, बहुत जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मैं जब छोटा था, तो मैं माँ बाप का एक ही संतान था। ठीक है, हमारे पिताजी लोग कई भाई बहन थे। हमारे एक चाचा, एक ताऊ जी ने शादी नहीं की, तो इसीलिए मैं अपने घर का बहुत लाडला था। और मैं 24 साल तक, 24 ईयर्स तक, या 23 ईयर्स 9 मंथ तक मैं इलाहाबाद में रहा, उसके बाहर कभी मैं गया नहीं। ठीक है, तो इलाहाबादी मेरे लिए, कश्मीर, कन्याकुमारी और गुजरात और मणिपुर सब इलाहाबादी था, उसके बाहर नहीं था। हम लोग छुट्टी में कभी घूमने चले जाते थे, या कलकत्ता अब नानी के घर जाते थे, यही हमारा था। हमको इलाहाबादी हमारे लिए सब कुछ था। हम बड़े हुए, जब हमारी पढ़ाई टफ हुई, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ा, या जब हाई स्कूल पढ़ाई की, तो हम खुद ही नहीं बाहर जाते थे, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर था, कौन अपना समय बर्बाद करे। ठीक है, तो पहली बार अपने जीवन पे मैंने, जब जीवन का परिवर्तन हुआ, वो था जब मैं पुणे में पहली बार गया। और पुणे में जब मैं पहुंचा पहली बार, तो वो था मेरा जीवन का पहला अध्याय, जिसको मैंने सीखा। और मैं आपसे कुछ चीजें उसके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। अब देखिए, मैंने जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पहली लाइन बताई, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved ourselves into socialist, secular, republic, democratic, where we ensure justice, equality, freedom and fraternity, ये चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैं
इलाहाबाद के, आज के प्रयागराज के शहर में पला बड़ा, ठीक है। मेरे पिताजी बहुत ही रेस्पेक्टेड बैंकर थे, उनको सब बैंक मैनेजर कहते थे, पूरे एरिया में वो बैंक मैनेजर थे भी। लेकिन उसके उनके पोस्ट का स्पेशल स्पेशल नेम था स्पेशलिस्ट असिस्टेंट, ये उनका पोस्ट था जिसपे काबिज थे और उस पे वो पोस्ट करते थे। और उनकी बहुत सारी पोस्टिंग गांव के साइड में होती थी, क्योंकि भारत के हम, क्योंकि आपको पता है कि शायद रिटायरमेंट के कुछ साल पहले वो प्योर सिटी में आए थे, वरना हर समय उनकी सिटी से 30 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पोस्टिंग रहती थी, या कभी इलेक्शन ड्यूटी रहती थी, मैं उन्हें अपने एक्टिवा में छोड़ने जाता था। और एक और पॉइंट कहता हूँ, जो मेरा कॉलेज था जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा, वो इलाहाबाद सिटी से 20 किलोमीटर दूर था। तो भी करीब करीब गाँव के ही, मतलब उस समय आज के प्रयागराज सिटी से 20 किलोमीटर दूर था, तो वो भी करीब करीब गांव में ही आता था, ठीक है। तो ये चीजें हुई, ठीक है। अब मैं आपसे क्यों ये मैं कह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जब भारत बना, मैं आपको ब्रिटिश इंडिया की का कंटिन्यूशन कहता हूँ, तो ब्रिटिश इंडिया का कॉन्सेप्ट था सिटीज से। जो ब्रिटिश हमारे देश को सिटीज से कंट्रोल करते थे, जैसे पूरे जो है आपके पंजाब को लाहौर कैपिटल था उसका, कराची का सिंध का कराची था, बॉम्बे सिटी था बॉम्बे प्रोविंस का, मद्रास का आज का चेन्नई था, दिल्ली से वो इंडिया को कंट्रोल करते थे, बंगाल से वो बंगाल को कलकत्ता से कंट्रोल करते थे। तो बिग बिग सिटीज ब्रिटिश इंडिया का एक कॉन्सेप्ट था। तो बिग सिटीज का जब कॉन्सेप्ट बना ब्रिटिश इंडिया में, तो वहां से तो बिग सिटीज की खासियत यह है कि वहां पर बहुत वेरिड पॉपुलेशन है। जैसे अगर आप मुंबई में जाएंगे, तो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन से ज्यादा आपको बाहर के लोग पंजाब से, यूपी से, बिहार से या साउथ से मिलेंगे। सिमिलर फॉर बैंगलोर, सिमिलर फॉर दिल्ली, सिमिलर फॉर कलकत्ता। हर इन सिटीज में आपको आपको जो है बाहर के, मतलब कि जो जो लोकलाइट्स कम है और जो बाहर से आए, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी है। दूसरी बात ये कि जब इनकी हिस्ट्री खत्म हुई, जब ये भारत का पार्ट में, तो भी इनकी इतना इंपॉर्टेंस था इनका कि भाई जैसे कोई किसी सिटी में डिफेंस का बहुत बड़ा सिचुएशन, किसी में आईआईटीज है, किसी में आईआईएम्स है, तो सारे जो क्लर्क है, टीचर है, वहां जाके उन्होंने सेटल हो गए, ठीक है। जैसे इस तरीके से, तो इस तरीके से बड़े बड़े, तो बड़े सिटीज में आपको मैं समझाता हूँ, एक मीडिया का प्रेजेंस है। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में किसी थप्पड़ मार दिया, आज तक ये देखिए इसने थप्पड़ मार दिया। मीडिया का प्रेजेंस है बड़े सिटीज में। बड़े सिटीज में आपका जो है एक फॉरेन का फॉरेन लोग का आना जाना है, ठीक है। उसमें पब्स हैं, उसमें रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें बड़ी बड़ी केएफसी के टावर्स हैं, उसमें आपके जो है रिलायंस का मॉल है, ये साइज। तो इसी के लिए जो बड़े जो सेंटर्स होते हैं, जैसे कि जो कैपिटल सिटी होते हैं, नोएडा हुआ, ये सब, इसमें इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन है कि वहां आपको रियल इंडिया समझ में नहीं आएगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन आप जब इन सिटी से 30-40 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो आपको रियल इंडिया और रियलिटी भारत की क्या है, ये जो है ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये ठीक ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, देखिए सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि, मैं आपको उसका वर्ड समझाता हूँ। देखिए, ये जब यूरोप में रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, इन सब रेवोल्यूशन का जब हुआ, तो वह एक कॉन्सेप्ट निकला कि जो स्टेट है, जो स्टेट की फंक्शनिंग है और जो रिलीजन है, इसके बीच में एक डिस्टेंस होना चाहिए, या इसके बीच में एक सेपरेशन होना चाहिए। इसको कहते हैं सेकुलरिज्म में, स्टेट एंड रिलीजन शुड बी सेपरेटेड, ठीक। दूसरा पॉइंट आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाजवाद का मतलब है समाज के प्रत्येक व्यक्ति, ईच एंड एवरी एंटिटी ऑफ अ सोसाइटी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सोसाइटी मस्ट हैव इक्वल राइट्स ऑन द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। कोई भी बाय डिफॉल्ट बड़ा, कोई भी बाय डिफॉल्ट छोटा नहीं होता। सबको समाज के हर हर पार्ट पे बराबर का अधिकार है। सॉवरेन मतलब होता है संप्रभुता, कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और डेमोक्रेटिक मतलब होता है जिसको कि चलाने वाला हर समय इलेक्टेड पर्सन होगा, चुना हुआ आदमी, जो कि वो इलेक्शन लड़के चुनेगा, उसको डेमोक्रेटिक कहते हैं, ठीक है। अब ये तो हुई एक चीज। उसके बाद देखिए 3 और पॉइंट है, वेर वी इंश्योर जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब मैं आपको चीज समझाऊं, देखिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी तो हर जो है आपके जो डेमोक्रेसी का कॉर्नर स्टोन होता है, ठीक है। कोई भी बड़े कंट्री में आप जाइए, यूरोपियन डेमोक्रेसी में जाइए, इसका। लेकिन जस्टिस हमारे देश में है, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। अब मैं आपको समझाऊं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ। जब भारत एक गुलाम देश था, जब हम ब्रिटिशर्स ने हम पे 200 साल हुकूमत की, तो वो कभी नहीं चाहते थे हम एक हो पाए। तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को डेवलप किया, जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ये उन्होंने डेवलप किया, ठीक। अब जब उन्होंने इसको डेवलप किया, तो उनका सबसे बड़ा एम था कि भारत को कैसे ना कैसे हम एक ना हो दें, क्योंकि आपको पता है कि 1857 की जो क्रांति थी, वो भारत की एकता को उसने एक बार दर्शाया कि हम जात और धर्म और मजहब इसको छोड़ के हम एक हिंदुस्तानी बन सकते हैं। जब 1857 में पहली बार मंगल पांडे ने वो क्रांति शुरू की थी, ठीक है।
तो उन्होंने सबसे पहले 1872 में सर जॉन लिस्ले ने ये लॉ बनाया कि हमको कोई भी हिंदुस्तानी है उसको अपना कास्ट अपने नाम के साथ लिखना पड़ेगा। ये सर जॉन लिस्ले ने ये पहला प्रिंसिपल बनाया। फिर उन्होंने जो ये क्रिएट किया कि जो भारत के जो इंडियनिक रिलीजन है, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वो इंडिया से उनकी उत्पत्ति है, और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो है वो इंडिया से बाहर से आए। इन्होंने इसको भी इन्होंने प्रमोट किया। और फिर ये भी नहीं जब हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। जब महात्मा गांधी जी जो है उनकी टीम जब गई, लंदन गई या दिल्ली में आए, जब लॉर्ड वेबल थे और क्या नाम है सर चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे, ये उस समय प्राइम मिनिस्टर थे वेबल थे, तो वेबल साहब से जब इन्होंने कहा कि वी वांट इंडिपेंडेंस, तो वेबल ने कहा व्हाट इज इंडिया। तो वेबल ने बहुत मजाक उड़ाया, कहा कि द आइडिया ऑफ इंडिया इज एज सिली एज द आइडिया ऑफ इक्वेटर। जैसे इक्वेटर कोई देश नहीं बन सकता, क्या उनमें समानता है, वैसे इंडिया में क्या समानता है। और ब्रिटिशर्स ने उसको कहा कि भाई एक कश्मीरी की और एक तमिलनाडु के आदमी की क्या समानता है, एक गुजराती की और मणिपुरी की क्या समानता है, दोनों दूसरी तरफ, एक बंगाली की और एक हरियाणवी की क्या समानता है, एक महाराष्ट्रियन की और एक बिहारी की, और या तो एक एक मिजोरम वाले की क्या समानता है। ये सब अलग अलग लोग हैं, और जब ये अलग अलग लोग हैं तो इनमें क्या कॉमन नेशनलिटी है, इनमें कॉमन क्या है। तो ये ब्रिटिशर्स ने बार बार किया, और क्योंकि एजुकेशन उन्हीं के हाथ में था, तो उन्होंने हमारे माइंडसेट को इतना ज्यादा एंट्री करके हमारे माइंड पे कि उन्होंने ये क्रिएट कर दिया कि भारत कभी एक मुल्क ही नहीं था। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, आज भी है, उसमें एक मिस्टर अधिकारी थे, उनका एक अधिकारी डॉक्ट्रिन कहते हैं उसको। तो वो तो था ही था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक विचार उत्पन्न हुआ, सब कम्युनिस्ट पार्टी में डिवीजन है, एक सीपीआईएम है, एक सीपीआई आई है। तो इस टाइप की कम्युनिस्ट पार्टी, एक मार्क्सिस्ट है, इस टाइप की कम्युनिस्ट पार्टी का डिवीजन है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, उनका एक विचार था कि भारत जो है वो 25 से ज्यादा, शायद मैं मानता हूँ 28 सब नेशन का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको सिंपली इसका एग्जांपल इससे समझाता हूँ। आप हमारे बगल के मुल्क को देखिए जिसका नाम है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आप देखिए मेनली 5 प्रोविंसेस हैं। एक उनका बलूचिस्तान है, एक पंजाब है, एक सिंध है, एक खैबर पख्तूनख्वा जो केपीके कहते हैं, और एक जब मिसेस गांधी के समय लाइन ऑफ कंट्रोल खींचा तो जो 35% एरिया था कश्मीर का वो उधर चला गया, जिसको कि गिलगित बाल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद कहते हैं। तो ये पांच है। लेकिन देखिए, क्योंकि हमारे देश में तब भी जो भी कह लो चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है, इलेक्शन के बल पे ठीक है, उसमें दिक्कत है कि कौन कौन अथॉरिटी, किसमें अथॉरिटी ज्यादा शो की, किसी ने ज्यादा दबाव डाला लोगों पे, ये अलग अलग चीज है। किसी ने कुछ टाइप की, किसी ने हार्ड लाइन शो किया, ये ठीक है। लेकिन आज तक हमारे देश 125 करोड़ के देश में चुनी हुई सरकारें ही आई हैं जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको सिंपली पता है कि वहां तो भुट्टो को फांसी दे दिया, और बेनजीर को गोली मार दिया, लियाकत अली खान को मार दिया। तो उस देश में इस टाइप की चीजें हुई हैं। तो और जब भी उनके देश में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि उनके देश में सबसे पहली बात कि उन्होंने अपने सारे भाषाओं को बैन करके उर्दू को उनका अपना नेशनल लैंग्वेज बनाया। ये तो एक पहला पॉइंट। दूसरी बात ये थी कि सारे जो ये सब नेशनैलिटीज है, इनको इनको बजाय कि उनकी खुद की पहचान देने की, उनके ऊपर एक सिंगल नेशनैलिटी थोपी गई। मैं एग्जांपल देता हूँ। जब ढाका ईस्ट पाकिस्तान, जब बांग्ला पाकिस्तान का हिस्सा था, तो जिन्ना साहब ने जाके एक दिन वहां एक भाषण दिया कि फ्रॉम टुडे टू यू हैव टू लैंग्वेजेस, वन इज द इंग्लिश एंड इज द उर्दू। तो वहां पर बहुत बवाल हो गया, और पुलिस ने गोली मारी। उसमें शायद कितने, मुझे लगता है बहुत लोग मरे, शायद 50s की ये बात है। तो उसको आज तक इंटरनेशनल मर्डर टंग डे कहा जाता है, जो ये हुआ था। तो पाकिस्तान में क्या किया गया कि जो सारे जो उनके जो प्रोविंसेस थे, जिनमें कि बहुत डिफरेंसेस थे, क्या क्या एक सिंध में जो रहता है वो रेगिस्तान थार डेजर्ट के बाद, कश्मीर में जो रहता है उसके रंग रूप में अलग है, उसका भाषा अलग है, खान पान अलग है, सब पे आप एक नेशनलिटी थोप दोगे। जैसे इंडिया में अगर हम कह दें कि बंगाली, पंजाबी, मराठी, तमिल सबको बैन करके हिंदी सबके ऊपर थोप दिया जाएगा, बल्कि हिंदी एक डी फैक्टो नेशनल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाती है। हमारे बॉलीवुड में सारे गाने हिंदी में ही होते हैं, जो सबसे हिट सॉन्ग्स होते हैं। तो ठीक है, ये हम मानते हैं कि शायद अपने स्टेट से, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ जो कि हिंदी भाषित एक स्टेट है। लेकिन अगर नॉन हिंदी, जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, या आपका तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, यहाँ से जब आप जाते हो बाहर, तो फिर हिंदी एक ऐसा स्टेट है जिससे आप इंटरेक्ट, ऐसा लैंग्वेज जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश तो एक इंडिया में सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, सब तो इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, ठीक है। तो ये हुआ। तो ब्रिटिशर्स ने हर समय कोशिश की, वो जो है हमको तोड़ सके, और उन्होंने ये किया। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे सिंपल एक बहुत छोटी हंसी की बात है कि हमारे देश में क्रिकेट मैच होता है, जो पंजाब से जो जो
बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए उसको उसका उसने युवराज सिंह को शायद अपने सामने खेलते देखा होगा, तो युवराज के लिए उसकी एक अलग भावना है। जिसने बंगाल में जन्म लिया उसने गांगुली को अपने सामने देखा होगा, जिसने महाराष्ट्र में लिया उसने सचिन को देखा होगा, जिसने अश्विन को साउथ वाले ने देखा होगा। तो सबका एक 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 प्यार है, एक अपने 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 जो अपने को जिसको उसने खेलते हुए देखा है। तो ब्रिटिशर्स ने यही कहा कि उसको उसको उन्होंने नेगेटिवली स्पिन किया। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत इतने बड़ा एक देश है जिसमें कि अभी तो 28 स्टेट है, तो हर स्टेट का आदमी जो कॉमन ग्रुप का आदमी होगा वो अपने वाले आदमी के प्रति वो जो है उसका जो फेवरेटिज्म होगा। तो भाई भाई जैसे भारत में आप स्टेट्स देख लीजिए, उसके नाम आपके पास होंगे, तो एक स्टेट है, सबने डिफाइंड स्टेट है, उसका जो आदमी होगा उसका प्यार अपने स्टेट वाले के लिए ज्यादा होगा बजाय के बाहर के बारे में। तो इसीलिए भारत कभी एक मुल्क नहीं बन सकता, ये तो डिफरेंट नेशनलिटीज का कॉम्बिनेशन है। जैसे पाकिस्तान में कुछ होता है, पाकिस्तान में 4 ही प्रोविंस है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे नेपाल भूटान में ये प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका में भी बहुत हद तक ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि छोटा देश है तो भाषाएं एक जैसी हैं, ठीक है। लेकिन भारतवर्ष में ये दिक्कत इसलिए, ये प्रॉब्लम हर समय इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि इतना बड़ा देश है, सब नेशनलिटी है, और ये चीजें देखिए, मैं अभी तक मैंने आपको ये समझाया, ठीक है, जो ब्रिटिश हुआ। अब मैं आपको रियलिटी में समझाता हूँ जो आज की बात है। ब्रिटिश रूल को चलिए, उन्होंने हमको बांटा, उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने कोशिश हद तक की कि भारत कभी एक मुल्क बना हुआ। जब आजाद हुआ भारत तब भी उन्होंने ये कोशिश की कि एक वीक फेडरेशन बने, जाके लंदन को बार बार इंडिया आना पड़े। लेकिन हमारे देश, हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कोशिश की कि वो एक सॉवरेन स्टेट हम रियली बन सके, ठीक है। चलिए, इसको हो गया। अब मैं आता हूँ अपने आज के इशू पे, जो है माई स्टडी ऑफ इंडिया। अब तो अंग्रेज चले गए 47 में, अब भारत 60 साल 70 साल आजाद हो चुका है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, अब देखिए मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो देखिए, एक अगर आप भारत को अगर आप रूल करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट के पास दो सबसे बड़े वेपन होते हैं। एक अपने एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ने के लिए आर्मी, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस, और उसका फिर आईएएस होता है, आईपीएस होता है, पुलिस सर्विस, रेवेन्यू सर्विस, टैक्सेशन सिस्टम है। ये गवर्नमेंट के सब ऑपरेटर्स है स्टेट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो ये है, ये चीज है, ठीक है। अब जो ये जो गवर्नमेंट के रूल्स है, तो गवर्नमेंट, अगर आप इंडिया को चले तो इंडिया के जो लीगल बुक है उसको कहते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी है, कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी विचारधारा, हमारी सोच, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कोई धर्म, जात और किसी मतलब किसी भी डिफरेंट आप ग्रुप से बिलोंग करें, लेकिन आपको लॉ के सामने आप इक्वल है, ये लिखा गया, ठीक। फिर एक आर्टिकल में लिखा है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक में लिखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल, लेकिन एक कुछ चीजें आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 में जैसे आपको समझाया, ठीक है। बहुत डिटेल में अगर मैं समझाऊंगा बहुत समय लेगा, मैं इसको बहुत लिमिटेड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज आपको लिमिटेड वे में ही बात बताऊंगा। बहुत ज्यादा इसको बढ़ा के मतलब बोलने से समय बहुत लगता है, ये थोड़ा सा मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, ठीक है, समय लिमिटेड हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब देखिए, जब मैं यूपी में जिस समय पैदा हो, 23 साल 8 महीना या 9 महीना में यूपी में से पहली बार जब मैं बाहर निकला पुणे में, तो यूपी में क्या था कि मेरे माँ बाप थे, उनका मैं एक बेटा था, वो मुझे क्या कह लीजिए, क्या वो एपीजे कलाम, या जिसको क्या कह लीजिए, सबसे बड़ा जो है वो स्वामी विवेकानंद या महर्षि दयानंद, इस टाइप के उनके विचार थे, ये मुझे इस टाइप के बनते देखना चाहते थे, ठीक है। उनकी सोच हो सकती है, वो माँ बाप है, मैं उनकी बात पे कभी निगेट नहीं करूंगा, वो माँ बाप है, ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, उनका उनका ये सोच हो सकता है। और उन्होंने वो किया, तो फिर तो उन्होंने हर समय उनको फियर था कि हमारा बेटा गलत ना हो जाए, हमारा बेटा बुरा ना हो। उन्होंने उन्होंने आज जब मैं बाहर से आज अपने अपने बचपने को देखता हूँ, तो उन्होंने एक दुनिया का जो आज स्ट्रक्चर से कंपेरेटिवली एक बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट विजिल रखा। यहाँ तक कि मैं क्रिकेट खेलने जाता था, मेरी मम्मी रिक्शा करके ग्राउंड पहुंच जाती थी कि मेरा बेटा क्रिकेट खेल खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। पिताजी करते थे कुछ पैसा अगर समझ लीजिए मैं पैसा लेके कॉलेज जा रहा हूँ, तो इसमें किसमें खर्च किया, किसमें नहीं खर्च किया, ये वो हर समय मुझसे सवाल जवाब करते थे, ठीक है। इसलिए माँ बाप है, उनका हक है, मैं उनको कुछ कहूंगा नहीं, प्यार ही करते थे। हम तो उन्हीं के द्वारा इस दुनिया में आए हैं, और उन्हीं उन्हीं की जो है कृपा पे इतने साल तक जिंदा है, तो उनका है। तो स्ट्रिक्ट विजिल था, चाचा जी भी थे, और चाचा भी पापा को बहुत रेस्पेक्ट करते थे। चाचा और ताऊ जी का एक विजिल, एक्स्ट्रा विजिल था। माँ बाप को पहले था ही था, जो कि हमको हर समय डांटते, मतलब हमको हर समय कंट्रोल में रखना चाहते। चाचा का भी एक विजिल था कि भाई समझ लीजिए पिता जहाँ नहीं जा पा रहे, चाचा ने देख लिया कि लड़का यहाँ जाकर क्या कर रहा है, कहीं कोई गलत काम में तो नहीं है, कहीं कोई गलत काम, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल था। तो उसमें स्ट्रिक्ट माहौल में ऐसा था कि टीवी में भी समझ लीजिए कोई अगर कोई सीन आ रहा है जो कि उनको ठीक नहीं लगता, तो टीवी चेंज कर देते थे।
मैं आपको समझा रहा हूँ छोटी चीज़ पे, कोई बात है मतलब हर चीज़ में मैं आपको कैसे समझाऊँ कि कोई तो एक 24 साल में मेरे अंदर एक ऐसी ऐसी जो है एक फीलिंग डेवलप हुई, एक ऐसी वो विचारधारा डेवलप हुई, ठीक है? और मैं आपको एक दिस चीज़ ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मेरे फादर, क्योंकि वो बैंक में बहुत ही रिस्पेक्टेड ऊँचे पोस्ट पे थे या रिस्पेक्टेड पोस्ट पे थे, तो उनकी बहुत समय पोस्टिंग गाँव में रहती थी। गाँव मतलब सिटी से 10 किलोमीटर्स 15-20 किलोमीटर दूर पे। और उनको गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता था। वो तो थोड़े से वो केयरफुल, वो थोड़े से वो कभी-कभी हम तो मैं ही गाड़ी से उनको, एक्टिवा से उनको छोड़ता था, छोड़ने जाता, छोड़ के लाता था, ठीक है, पिताजी को। तो जब मैं ये करता था, उनको छोड़ने जाता, तो मैं गाँव में के जो रूरल पीपल है उनसे मेरी बहुत इंटरेक्शन हुई, ठीक है। और जब मैं कॉलेज में पढ़ा, मेरा कॉलेज मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर था, जो कि करछना करके, इलाहाबाद एक उत्तर प्रयागराज एक सिटी है, करछना एक बहुत बड़ा जो है कि एक मुफस्सिल एक जिसको कहते हैं रूरल अनअर्बनाइज्ड एरिया है। तो वहाँ हमारा कॉलेज, तो हम लोग जब कॉलेज में लंच होता था तो हम लोग जाके गाँव फील्ड में क्रिकेट खेलते थे। तो हजार तरह के गाँव के लोग और उनसे मिलते थे, उनसे हमारा परिचय होता था, ठीक है। तो ये ठीक है, हमने उसको देखा और 24 साल तक करीब करीब हम इसी माहौल में पले बढ़े। और जब पहली बार मैं बाहर गया, पुणे गया पहली बार, उसके बाद दिल्ली बैंगलोर भी गया, लेकिन पुणे पहली बार गया था। तो उस समय जब मैं गया तो जो ये सब कहा जाता है एक वर्ड की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ चूजिंग लाइफ पार्टनर, या जिसको हम कहते हैं, जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, ये चीजें लिटरली उन शहरों में ये चीजों का एग्जिस्टेंस है। भारत के जो 75% रूरल बेल्ट है उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे और मुझसे ईमानदारी से कहेंगे तो मैं कहूंगा कि ये, मैं नहीं कहूंगा कि वो वहाँ कुछ है नहीं है, वो सब लोग क्रिमिनल है, ऐसे नहीं कहूंगा, लेकिन वहाँ की जो माहौल है वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है इंसान पे कि इंसान कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के हिसाब से नहीं चलता, वो सोसाइटी के हिसाब से चलता है। आप मुझसे पूछिए, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आप कहें एक बात की, सपोज ओनली इंस्टाग्राम एक सोशल वेबसाइट, सोशल वो वेबसाइट है जिससे कि हम उस पर कमेंट करना, तो मैं कमेंट भी 4 बार सोच के करूंगा, क्योंकि मैं नहीं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी स्थिति में जो आदमी रहता है वो, उसको ये लगता है कि मेरे माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, ये सब इसमें है, तो एक मैं क्या गलत शब्द, एक ऐसा एक गलत, एक अनपार्लियामेंट्री वर्ड मैं किसी को कह सकता हूँ, किसी लड़के लड़की को, मेरे फ्रेंड के बारे में, अगर समझ लीजिए मुझे, जो मैं डाइनिंग स्पेस में या लंच लंच रूम में या कैंटीन में जिस भाषा में बात कर सकता हूँ, क्या मैं वो लिख सकता हूँ? ये सोच हमारे मन में आती है, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए भारत का जो सबसे बड़ा जो जो वो है, जो क्रक्स ऑफ द मैटर मैं आपको बताता हूँ। मैं जब छोटा था, हम क्लास 6 या 5 में पढ़ते, तो मैं क्रिकेट खेलने का बड़ा शौकीन था और मुझे पढ़ाई करने का कोई मन नहीं था, मैं सचिन की तरह क्रिकेटर बनना चाहता था। तो जब ये हुआ तो मैं, मेरी मम्मी बहुत डांटती थी और डेली मुझे कहती थी कि तुम सब्जी की दुकान लगानी पड़ेगी, तुम कहीं पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं, और मैं लड़ता था कि मैं सचिन ही बन के दिखाऊंगा। तो फादर बहुत बिजी थे, वो बैंकर थे, बैंक में बहुत लोड था काम का, मुझे आज भी याद है। तो एक दिन वो छुट्टी में रात को आए मेरे मेरे पास, उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैंने कहा देखिए वो मुझे हर दिन पर से डांटती है, उसने कहा कि मम्मी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई नहीं करने का शौकीन है। तो पिताजी ने मुझे कहा देखो बेटा, मैं तुमसे एक बात आज समझाता हूँ। इंडिया में 3 फैसेट्स हैं जो कि बहुत सेलिब्रेटेड है, कि क्रिकेट, एक है बॉलीवुड, एक दूसरा है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में बॉलीवुड एंड क्रिकेट आर द 3 ग्रेट फैसेट्स और सेलिब्रिटी लाइफ इन इंडिया। लेकिन कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा क्रिकेटर, बॉलीवुड या सेलिब्रिटी बने या पॉलिटिशियन बने। वो हर समय चाहता है कि उसका बेटा इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ हद तक कोई गवर्नमेंट नौकरी लग जाए, ये चाहता है। वो कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो क्रिकेटर या वो पॉलिटिशियन या बॉलीवुड में जाए, क्योंकि उसको पता है कि दीज फील्ड आर नॉट रिलायबल, ठीक है। कहा तुम्हें मानना है मानो, ना मानना है ना मानो, यही कट हो सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो इतना शौकीन है क्रिकेट देखने के, आप सचिन का मैच देखता, क्रिकेट मैच देखते, और ठीक है मेरी तो उम्र हो गई, अब मैं तो क्रिकेटर बन नहीं सकता। अब मैं जब देखता हूँ, क्योंकि मैं अब जॉब करता हूँ, मैं मेरी उम्र अब कोई खेलने की नहीं रही, तो मैं देखता हूँ वो मेरे लिए एक जो है एक देश के लिए एक मैच है, और दूसरी बात एक पीस गिविंग, एक 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 एक, एक इंटरटेनिंग गेम है। लेकिन मैं उसलिए नहीं देख उसको नहीं सोचता कि मैं कल क्रिकेटर बन के इंडिया के लिए खेलूंगा। तो मैं तुम्हें यही बेटा कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है कटु सत्य है, कि ये जो है तुम्हें, कोई भी पिता अपने बेटे को चाहेगा वो एकेडमिशियन बने, इंजीनियर, डॉक्टर बने, वो नेता या बॉलीवुड में ना जाए, ये चाहेगा। तो ये मेरे फादर ने मुझे कहा, मुझे पहली बार उस दिन बहुत झटका लगा, लेकिन क्योंकि वो पिता थे तो मैंने उनकी बात को बहुत कठोरता से भी लेकिन हजम कर लिया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है,
अगर आप कहीं भी जाइए, देखिए अच्छे अच्छे फिल्म आते हैं, बॉलीवुड में फिल्म आते हैं, आप देखते होंगे, तो जब केस होता है तो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। और एक बहुत अच्छा वर्ड है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं इंग्लिश में। इसका मतलब क्या है, कोर्ट और लॉ आपको डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छी बात है, सुनने में अच्छा है, मैं भी कह दूंगा कोर्ट और लॉ डिसाइड करेगा। शायद जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, पढ़े लिखे इंसान है भाई। और अंग्रेजी की हम जैसे मैं भी अंग्रेजी में, इंग्लिश कल्चर में मैं भी पला बड़ा, वो भी पले बड़े। ठीक है, देखिए भारत का लॉ है, एक इंडियन पिनल कोड है, एक सीआरपीसी है, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3-4 लीगल बुक्स है जो कि भारत को लॉ को रन करती है। ठीक है, और चलिए हमने मान लिया इस बात को, लेकिन मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने मैंने बहुत हद तक गांव को देखा है, रूरल लाइफ को देखा है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। मेरे ताऊजी जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड थे फिजिक्स के, लेकिन वो गेस्ट फैकल्टी बन के जौनपुर में जाते थे पढ़ाने। तो मैं बच्चा था, तो मेरे मम्मी को कहते थे कि इसके लिए थोड़ा सब्जी, वो क्या, ब्रेड और बटर बना, तो मैं इसको लेके जाता हूँ। तो पापा कहते आप कैसे जाएंगे, कहा नहीं इसको तो मैं उनके साथ बैठ के, उनके साथ टाटा सुमो में मैं भी बैठ जाता था, हम लोग दोनों जाते थे, और रात को हम लोग आते थे। फिर चाचा जी के साथ भी कई बार मैं घूमा। तो जब ये चीजें इस हद तक हुई, मैं आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने रूरल एरियाज को बहुत देखा। ठीक है, तो मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, मैंने इसको मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, मैं आपको पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, एफिडेविट कर सकता हूँ कि भारत का जो रूरल एरिया है, भारत का जो नॉन अर्बनाइज्ड एरिया है, बेंगलोर, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, और क्या नाम है, इस टाइप का जो सिटी नहीं है, या तो उससे भी आप मान लीजिए पुणे को देख लीजिए, या आप यहाँ चेन्नई को देख लीजिए, या इस टाइप की सिटी जहाँ पर हाईली अर्बनाइज्ड एरिया नहीं है, जहाँ पर बाहरी पॉपुलेशन और मीडिया का इतना रोल नहीं है, वहाँ समाज जो है वो आईपीसी और ये कोड और लीगल कोड से नहीं चलता। वहाँ समाज जो है सोशल सोशल मर्यादाओं से चलता है। मैंने खुद देखा इस चीज़ को, आप शायद इसको ना माने, मैंने खुद देखा है। मैं आपसे बताता हूँ, देखिए एक इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड, हिंदी में अच्छा वर्ड है, मैं इसको आपको मैं समझाता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब मैं छोटा था, हम लोग क्रिकेट खेलते थे, मैं सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में पढ़ता था। इलाहाबाद के वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट इंग्लिश स्कूल था वो। ठीक है, तो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे घर के सामने आचार्य जी एक हमारे घर में आते थे, कभी कभार चाचा जी के ट्यूशन में संस्कृत पढ़ाते थे। तो ऐसे कई आचार्य जी टाइप के लोग को मैंने बचपन में देखा। मतलब मैं कोई का भक्त नहीं था, लेकिन मैं देखा सामने, समझ लीजिए वो है। तो एक दिन किसी एक टाइप के एक कह लीजिए अच्छे स्पीच वाले ने कहा कि ना भीतो मरना गश्मी केवलम दूषितो यशा। तो मुझे इतनी चीज संस्कृत समझ ही नहीं है, तो मैंने इसका मतलब सुनना शुरू हुआ। तो उसमें उन्होंने बताया कि, मैं आपको बता रहा हूँ कि रामचरितमानस में भगवान राम ने लिखा है कि मुझे मृत्यु का डर नहीं है, मुझे लोक अपवाद का डर है, मतलब बदनामी का डर है। यानी कि जो कह रहे हैं उसका मतलब ये कि आपको लांछन का डर है, आपको लॉ का डर नहीं है। आपको लांछन का डर ज्यादा है, लॉ का डर कम है। आपको आपको ये डर ज्यादा है कि आपके, हो सकता है ये बड़े सिटीज में इतना लांछन का शब्द मायने न रखे लोगों के लिए, जो हमारे हमारे शहर हमारे जो हमारे एक्स्ट्रा टॉप टॉप मॉडर्न पीपल हैं, उनके लिए लांछनीय शब्द कैरी ना करें। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जिस प्रयागराज इलाहाबाद से जिसमें आया, और जिसमें कि अधिकतर समय 60% टाइम मैंने गांव में के लोगों को देखा, उनसे डील किया, उनसे बातचीत किया, उनके घर में गया। और हमारा कॉलेज 4 साल, हमारे पिताजी की पोस्टिंग बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज में थी। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा, जब मैंने इस चीज़ को समझा बहुत डीप से, तो मैं आपसे कहता हूँ कि भारत का जो जो रूरल या जो अनअर्बनाइज्ड इस लेवल तक का, जिसमें कि इतने बड़े पब और इतने बड़े केएफसी और डोमिनोज इस टाइप की चीजें जहां नहीं है, वहां का समाज आईपीसी और सीआरपीसी से नहीं चलता। वहां का समाज समाज के रीत रिवाज, जिसको आप कहते हैं सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर से चलता है। मैं वो सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं अर्णब गोस्वामी जी का वो सुन रहा था, चैनल जिनका है। तो अभी बीच में एक हुआ था कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ आर्टिकल 377, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो उसका मतलब है कि शायद जो जो होमो, जिसको हम कह सकते हैं, जो गे और लेस्बियन जो हमारे हमारे सोसाइटी में पहले, वो शायद वो एक रॉन्ग एक्ट माना जाता था। लेकिन गवर्नमेंट ने बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कोई अगर दोनों खुद की इच्छा से इसमें इन्वॉल्व है, तो ये कोई क्राइम नहीं है, तो उसको डिक्रिमिनलाइजेशन कहते हैं। तो बहुत मैं देख रहा था, बड़े बड़े शहरों में बड़ा ताली बज रहा था कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये है वो है। ठीक है, किसी के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, मैं कौन हूँ बोलने वाला, मैं कोई ना जज हूँ, ना कोई भगवान हूँ, ना कोई नेता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली, बल्कि तीन तीन हमारे फैमिली में तीन तीन गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे। मेरे पापा बैंक मैनेजर थे, पिता ताऊ जी लेक्चरर, तो चाचा जी कॉलेज के जो ताऊ जी हेड थे यूनिवर्सिटी के, चाचा जी कॉलेज के लेक्चरर थे।
लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम इतने इतने ऐसी फैमिली के होने के बावजूद अगर कोई भी हमारे घर में इस होमो, ये जिसको गे और लेस्बियन की बात सुनता भी है, क्योंकि अब तो हम नहीं बोलते तो टीवी पे आता है। अर्णब गोस्वामी का चैनल हो, सुधीर चौधरी का चैनल हो, रोहित सरदाना साहब हो, चाहे एनडीटी हो, सब में ये डिस्कशन होता है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, ये होना चाहिए कि नहीं। और आप टीवी खोलो तो आपको आता है, आपको कोई छुप के जाने की जरूरत नहीं है। तो लोग सुनते ही लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ पैर कांप उठते हैं जब ये वर्ड वो लेस्बियन या गे सुनते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मेरे घर में मेरे माता पिता और मैं और सारे चाचा लोग को सुनते हुए देखा है। जब भी सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है उनको 1000 वोल्ट का करंट का झटका लग गया। तो मैं आपसे जो चीज़ कहना चाहता हूँ, या जो चीज़ बोलने का आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे 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 कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे समाज में, हमारे 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 हम जिस देश में चलते हैं उसका जो अल्टीमेटेशन कोर्ट देती है, और पुलिस लॉ का हैंड है, और कोर्ट को लॉ के अकॉर्डिंग ही जजमेंट देना है। कोर्ट कोई अपने मन से जजमेंट नहीं दे सकती। जो लॉ है उसी के आधार पर कोर्ट को जजमेंट देना, यही हमारे देश के कोर्ट्स का काम है। ठीक है, ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये ठीक है। तो आप फिर कहेंगे कि भाई हमको तो लॉ के हिसाब से चलना चाहिए। देश के गरीब आदमी, जो किसान है, जो 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 सब्जी बेचने वाला है, जो कुल्हाड़ी चलाने वाला है, वो सबको। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ ये चीज नहीं है। भारत में कुछ बड़े लोग या कुछ लीगल को छोड़ दीजिए, तो कोई लॉ के हिसाब से या लॉ को आधार मान के हम अपना जीवन नहीं चलाते। हमारा जीवन जो चलता है वो सोसाइटल वैल्यूज, सोसाइटी के परिधि में, या सोसाइटी की जो जो मर्यादा की रेखा है उसके अंदर चलती है। इन जनरल, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। और मेजोरिटी का आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। आप खुद बताइए, मैं जहाँ से मैं आता था, सिटी से, अगर कोई एक रामपुर का कोई नेता ये कह सकता है कि ये लड़की, और ये जो हमारी ओपोनेंट नेता है, नाचने वाली औरत है ओपनली, और इस तरह कमेंट कर सकते हो, लोग उस पर ताली बजाते हैं। और उसको ताली नहीं बजाते, उस नेता को इतने भारी संख्या से जीत के वो बहुमत दे के वो पार्लियामेंट पहुंचाते हैं। आप इस तरह की सेक्सिस्ट बात किसी बड़े आईटी कंपनी में कर दीजिए, मैं श्योर हूँ को आपको डिमोट कर दिया जाएगा कि आपने ऐसी बात कैसे कही। लेकिन ऐसे कह के जो नेता है, ये सिर्फ कहते नहीं है, इसको कह के ये बड़े, जो कह सकते हैं आप, बड़े ही ग्रेट बन जाते हैं। जो कि एक आम पढ़ा लिखा बीएससी बीटेक या वो नहीं बन सकता जब तक इस टाइप का वो इस टाइप का एक भाषा का इस्तेमाल ना करे। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो मेरा आज का कहना है, और जो मैंने कहा कि जो मेरा टॉपिक है, माई स्टडी ऑफ इंडिया, मेरा टॉपिक, मेरा कहना आज आपसे यही है कि ठीक है, हमारे संविधान में लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशल सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, एंड वेयर वी से जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ये प्रतिलिपि आपको मिल सकती है, आप ले सकते हैं। लेकिन और फिर उसमें लिखा गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफ पार्टनर, जो उसके पार्ट एंड पार्सल होते हैं, कि हाँ किस किस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ आवर चॉइस, कि हम कौन सा कपड़ा पहन सकते हैं, कौन सा नहीं पहन सकते। आप सोचिए, फिर सुनिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड, फ्रीडम ऑफ लाइफ पार्टनर, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये सारी चीजें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ ही इसकी आप बराबरी कर सकते हैं, ये चीजें। लेकिन ये चीजें कहने में है, मैं भी कह के एग्जाम पास कर सकता हूँ, कोई आईएएस बन सकता है, लेकिन अगर आप भारत के जो मैं बात मैं कर रहा हूँ, और जो अगर रूरल बेल्ट्स में जाए, वहां पर समाज का और समाज के जो जो तथाकथित जो जो नियम कानून है, समाज का जो मर्यादा का एक, जिसको हम लॉ, समाज की मर्यादा की जो रेखा है, वो इस तरह से है कि वो चाहे कुछ भी आईपीसी हो, कुछ भी सीआरपीसी हो, समाज के बाहर आप जाके रह नहीं सकते, आप जाके उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ये मैंने फर्स्ट पॉइंट देखा है। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। ठीक है, और जो ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, ठीक है, इसकी मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एप्लीकेबल उन शहरों में होते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम मीडिया प्रेजेंस होता है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम जहाँ पर आपको आपका आपका जो है एक फॉरेन डेलीगेशन होती है, एक बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े आपके मॉल और ये सब होते हैं, जिससे कि वो अर्बनाइज्ड लगे। मैं आपसे क्यों ये कह रहा हूँ, देखिए, मैं कोई बहुत ज्यादा धर्म का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मुझे कोई बहुत ज्यादा धर्म का ज्ञानी हूँ। मैं थोड़ा बहुत कभी भी टीवी सीरियल देख लिया, मैंने ये सब देख लिया। देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी जब आप हम जब बात करते हैं पाप और पुण्य की, तो पाप का मतलब होता है कोई चीज जो कि रॉन्ग है, रॉन्ग डूइंग है। तो पुण्य का मतलब है जो कि हमको ब्लेसिंग दे, जो कि हमको करेक्ट रास्ते पे ले जाए, उसको कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ। ठीक है, लेकिन
हम जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो कि हम मैं इंग्लिश मीडियम को स्कूल में पढ़ा जब, तो शायद आप मुझे समझ में आता है, मुझे एक फैसिनेशन था कि बड़ी बड़ी बातें जिसको कहते हैं कि जो मैंने आपको बार बार प्रियम्बल के शब्द, इतने बड़े बड़े शब्द हमने आपको सुन के बताए, ठीक है। ये हमें शायद एक फैसिनेशन था, शायद हमें ये एक जुनून था, ठीक है। लेकिन लेकिन जब आप ग्राउंड में आते तो ये जुनून ऐसे गायब होता है जैसे कि वो कहते हैं ना, बैलून से जैसे हवा गायब हो जाती है, वैसे गायब हो जाते हैं। क्योंकि क्योंकि ये देखिए, हम लोग जब पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस, और हम मैं तो उसी का स्टूडेंट, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, और मैंने जब स्टडी की तो देखिए, जब एनालिसिस हम करते हैं तीन चीज होती है, एक ब्लैक एरिया होता है, ग्रे एरिया होता है, एक व्हाइट एरिया होता है। ब्लैक एरिया मतलब जो कि कंप्लीटली नेगेटिव है, व्हाइट एरिया मतलब है जो कंप्लीटली पॉजिटिव है, जो कि करेक्ट और इनकरेक्ट के सीधा डेफिनेशन में आता है। और ग्रे एरिया का मतलब है जो कि दोनों के बीच का मिझौला है, जो कि ना आप इधर, जिसको हम कहते हैं इधर की भी उधर की भी, चित भी अपनी पट भी अपनी, तो इसको कहते हैं ग्रे एरिया, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि हम जब इंडिया में जीते हैं, हम जब इंडिया में अपने आप को हम आगे पाते हैं, तो हम इस ग्रे एरिया में बहुत हद तक फंसे हुए हैं, हम ब्लैक और व्हाइट एरिया में बहुत हद तक कम में हैं। हमें हमें हम घर से कुछ, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, घर से कुछ हम एक और सिद्धांत या प्रिंसिपल या मॉरल्स लेके हम हमारी हमारी शुरुआत होती है। लेकिन रियल समाज में जब आप जाएंगे, रियल जब आप समाज में आप जब डील करेंगे, तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि उन मॉरल्स को आप जो है अप्लाई कर पाए, और उन मॉरल्स के हिसाब से आप चल सके। क्योंकि क्योंकि आपके मॉरल्स आपको आपके माँ बाप ने, आपके दादी दादा ने कभी भी कोई राम कथा पढ़ के, ऐसे कोई कोई शास्त्रों से शायद सुन के सुनाई होगी, ठीक है। लेकिन वो तो एक चीज है, लेकिन वो शास्त्रों के हिसाब से है, लेकिन आपका समाज शास्त्रों से नहीं चलता। आपका समाज एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जिसमें कि जो मैंने पढ़ा है, और जिसमें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसी का यूज करके इंसान हर तरह के काम कर सकता है, उसको जस्टिफाई कर सकता है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, देखिए, एक चीज तो बाई लॉ है, जैसे कि मैंने अगर आपके घर में घुस के 10 लाख रुपए चोरी कर लिया और उसका वीडियो निकल गया, तो मैं पनिशेबल हूँ, मुझे जेल हो जाएगी, या मैंने किसी का मर्डर कर दिया तो मुझे फांसी की सजा का प्रावधान है। लेकिन बहुत सी बहुत सी क्राइम या क्रिमिनल इवेंट्स या बहुत सी रॉन्ग डूइंग्स ऐसी होती हैं, जो कि रॉन्ग, तो आप मॉरली उसको रॉन्ग करें, लेकिन उसको ऑन द ग्राउंड प्रूव हो नहीं हो सकता, प्रूव हो नहीं सकता। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे बड़े सिटीज में, बड़े टाउन्स में बहुत हद तक ओपन फ्री रिलेशंस होते हैं, लेकिन हम जब गांव में हम लोग रहते थे, और हमारे माँ बाप पिताजी के साथ मैं जाता था, कॉलेज जाता था, वहां पर मैं आपको लिटरली कह सकता हूँ कि जो जितना मैंने देखा और जितना मैंने समझा, लड़का लड़की एक दूसरे से बात करने में भी उनके हाथ पांव कांप उठते थे। मैंने आप कहेंगे कि सब नहीं, ठीक है, सब लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोगों में हिम्मत है, लेकिन एक जनरल मेजोरिटी जो है, उस चीज को उस वो उनका, अगर आप एनालिसिस करेंगे प्योरली और उनको देंगे, देखिए, मैं जो ये बात कह रहा हूँ किसी रूरल एरिया के बारे में, ये कोई ऑथेंटिक या कोई लेटर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड नहीं, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने समझा चीजों को, जो मैंने सोचा चीजों को, और जो मैंने सामने पाया, तो इससे ये मेरे मैंने सिद्ध हुआ, या इससे मैंने ये समझा कि भारत का जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ और ऑर्डर में, या सीआरपीसी आईपीसी, जो भी पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है, लीगल मशीनरी है, उसमें जो लिखा गया है वो ठीक है, उसका एप्लीकेशन होगा। लेकिन समाज का जो हमारा जो 75% जो रूरल एरिया है, अगर उससे भी ज्यादा, बड़े सिटीज तो शायद कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई और बेंगलोर टाइप के सिटीज से बाहर में 8 या 9% है। अर्बनाइजेशन में टीयर है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में ये सिटीज आते, इतने बड़े बड़े सिटीज जहाँ इतनी मीडिया कवरेज है, जहाँ आईपीएल के क्रिकेट मैचेस होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। इन सब सिटीज में हर चीज बहुत ज्यादा शो होती है। एक थप्पड़ भी आपने किसी को मार दिया तो मीडिया का न्यूज बन जाएगा। लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा मीडिया प्रेस है, गांव में कौन गांव में जहाँ एक लाइट नहीं आती, जहां पर एक रोड नहीं है, वहां पर कौन सा मीडिया वाला जाएगा, बताइए। क्योंकि मैं मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसके पास ही मजबूरी है, सिटी में सब अवेलेबल है, सब चीजें। तो मैं ये चीज आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे कह, देखिए, सिंपल मैं आपको अगर एक चीज समझाऊं, मैं जहाँ रहा, मैं जिस एरिया में बड़ा पला पड़ा, जिस धरती पे, जिस भूमि पे, वहां पर, क्योंकि समझ लीजिए 2 ग्रुपों में मारपीट हो गई, ठीक है, 2 ग्रुप में मारपीट हो गई, मारपीट हो सकती है कभी, उसी बात लेकर, जमीन को लेकर मारपीट तो होती है। तो वहां पर गोली चलाना किसी को, मतलब समझ लीजिए कोई आप पे गोली चला रहा है, तो आपको आपके घर वाले से आएंगे, वो तुम पे चला रहा है, तुम भी उस तुम क्या नामर्द हो, तुम क्या औरत हो, तुम भी उस पे चलाओ। तुमने हाथ में चूड़ियां पहन रखी है, समझ लीजिए मैं कोई हूँ, मुझसे कोई सी की लैंड को लेकर लड़ाई हो गई, तो
उस पे गोली चलाना एक पुरुषत्व का एक भाव है कि भाई हम पे गोली चलाइए, हमारे घर पे चलाइए तो हम भी गोली चला देंगे। तो गोली चलाना वहां पर, अगर आप पे कोई गोली चलाता है, गोली चलाना वहां पर बहुत ज्यादा लांछन वाला कार्य नहीं है, बहुत ज्यादा कोई शर्मनाक कार्य नहीं है। लेकिन वहां पर किसी किसी आपके समझ लीजिए, जैसे आप कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं गांव की बात बता रहा हूँ जो रूरल बेल्ट है, आपको आपके साथ क्लास में लड़के स्टूडेंट पढ़े, लड़की स्टूडेंट पढ़ती है, किसी लड़की के साथ रात के टाइम पे अगर बात भी कर लिया आपने कि भाई समझ लीजिए कोई एकेडमिक बात की कि हमको कॉपी चाहिए, हमको एग्जाम चाहिए, तो उसको भी बात पर 5-6 बार सोच के करना पड़ता है कि हमारे एक्ट को कोई, हमारे काम को कोई, हमारे एक्ट को कोई जो है अनैतिक ना समझ ले। मतलब आप सोचिए इस चीज कि आप जब आप जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो बंदूक लेके गोली चलाना भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन किसी फीमेल से बात करना भी आउट ऑफ द टाइम, आउट ऑफ द नॉर्मल लीगल टाइम बात करना भी एक क्राइम है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मैं आपको कोई अमर चित्र कथा स्टोरी या कोई ये नहीं बता रहा हूँ। तो मेरा जो अभी तो तक तो मैंने आपको एक कहानी बताई, सब सुना है। मेरा जो ये मूल कहना है वो ये कहना है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल फ्रेमवर्क है और सब चीजें हैं, इनका इम्प्लीकेशन बड़े बड़े सिटीज में अलग होता है, क्योंकि सिटीज की 2-3 चीज होती है। वहां पर एक बहुत बड़ा अवे पॉपुलेशन होता है, लोकल लोग सारे सिटीज में आप देखिए, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मैं श्योर हूं कि वहां के लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। अधिकतर मेजोरिटी पॉपुलेशन आउटसाइड पॉपुलेशन है, जो कि बाहर से आके सेटल हुए, क्योंकि हर उसमें बिजनेस है, उसमें सब कुछ है। सिटीज में क्योंकि मनी का जो फ्लो है सिटीज से होता है, गांव से नहीं होता। सिटीज में बड़े बड़े दुकान है, मिठाई की दुकान, बड़े बड़े बैंक से, बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, बड़े बड़े बिजनेस के सेंटर्स हैं। तो सिटीज में मनी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए सिटीज में जो है इतनी ज्यादा जो है घनी आबादी जहाँ होती है, तो यहाँ ये होता है। तो वहाँ जैसे मैं सिंपली कह रहा हूँ कि आप क्या अगर जो जो बेंगलोर और दिल्ली के और इन सब सिटीज में जो लोग फ्लैट में रहते हैं, अब फ्लैट में आप रहते हैं, आपके सामने वाले से आपका कोई मतलब नहीं, आप रात को क्या कर रहे हैं सामने वाले से मतलब नहीं। लेकिन हम जिस एरिया में हम लोग रहे, यूपी में, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में, वहां पर हम कर क्या रहे हैं इसकी पूरी खबर हमारे पूरे एरिया के मोहल्ले वालों को है। तो हम एक छींक भी, हमको मैं कहता हूँ एक छींक भी अगर हम कोई लेता है तो उसको समझ के लेना पड़ता है कि ये जो है हमारे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मतलब मैं आपको छोटा बताता हूँ, मेरे मैं जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के हमें हमारे एरिया में हम लोग 3-4 फैमिली रहते थे जो कि एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जो मैं बगल के जो स्टूडेंट थे उनके घर में क्लास की लड़कियां उन आती थी उनसे खेलने, वो सहेलियां थी, हम क्लास 5 में पढ़ते थे। तो सब जो पूरी क्लास की स्टूडेंट थी मुझे आके हाय प्रियेश करके चलिए, तो मैं शर्मा के पीछे चला जाता था अपने अपने रूम में। तो एक एक लड़की ने मुझसे पूछा, जब मैं स्कूल में था, उसने कहा कि तुम्हें मैं हाय कहते हैं हम लोग और तुम पीछे क्यों चले जाते हो। तो मैं क्लास 6 में था, तो मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं तुम्हें हाय कहूंगा तो मुझे कैरेक्टर अच्छा नहीं कहेंगे लोग। तो वो आज भी मुझे कभी कभी टीज करते हैं उन लोग कि भाई तुम तो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा ही खराब है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह की फीलिंग जो है बचपन से एक बच्चे के अंदर, वो ठीक है, वो शायद माँ बाप बाय चॉइस नहीं इसको पुट करते, लेकिन क्योंकि कल्चर ऐसा तो बाय डिफॉल्ट पुट हो जाता है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, शायद अगर मैं बेंगलोर में परवरिश होती मेरी, पला बड़ा होता, मुंबई में होता, दिल्ली में, कलकत्ता में होता, शायद मैं इन गहराई को नहीं देख पाता जो मैंने इलाहाबाद से 20-30 किलोमीटर की दूरी पर रह के सीखा है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज से सीखा है। क्योंकि वो दर्द, वो जो पेन है, वो फियर है लोगों के मन में कि समाज क्या कहेगा, क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोकापवाद का डर जिसे हम कहते हैं सामाजिक, जो क्या कह लीजिए, सामाजिक जो हमारा जो समाज तंत्र है, उसका जो प्रेशर है, वो एक गांव, एक रूरल, एक मुफस्सिल जिसे कहते हैं, रूरल एरिया में जो उसको सहता है इंसान, वो बहुत कम है जो एक बड़े सिटी में, फॉर एग्जांपल बेंगलोर में, जो इंसान उसको सहता है। मतलब हम लोग पले बड़े बचपन से हम लोग का हर एक एक मोमेंट हम लोग को ये, मतलब मैं अगर आपको एक रफली बताऊं, ये हम लोग सोच के चलते थे कि हम जो काम कर रहे हैं, और स्पेशली ये मैं बोलना नहीं चाहता, जो हमारे जो जो लड़कों के लिए ज्यादा ज्यादा इसमें खतरा ही होता था कि जो जो फीमेल हमारे इस कॉलेज स्कूल के फ्रेंड्स थे हमारे साथ, एक साथ जो पढ़े, हम लोग एक साथ एक ही क्लास में पढ़े बड़े हुए, मैं कोएड स्कूल में पढ़ता था। तो हर समय, हर 24 घंटा में सोचना, मतलब एक जो अगर आप उस माइंडसेट को समझ पाए, सोचना पड़ता होता था कि हम इससे बात करेंगे तो इसका क्या रिएक्शन लिया जाएगा, इससे बात करेंगे तो क्या हमको समझा जाएगा, हमारे कैरेक्टर को हमको चरित्रहीन कहा जाएगा, चरित्रवान कहा जाएगा। ये जो सोच थी, मैं ये नहीं कहता कि शायद ऐसे लोग किताबों में कहते हैं। अगर आप मेरे घर में 3-3 गवर्नमेंट सर्वेंट से उनसे बात करिए, वो आपसे इतनी अच्छी बात करेंगे। पॉलिटिकली करेक्ट बनना हमारे इंडिया की मजबूरी है।
करेंगे तो आप उसको आप समझ नहीं सकते कहीं भी। लेकिन अगर आप उनके उनसे उनसे कभी ट्रुथ को पूछना चाहें, या अगर आप कहीं भी गांव के और उन गलियारों को में जाके देखना चाहें, तो वहां आपको पता चलेगा, वहां आपको जो जिस तरह का सामाजिक एक एक बंधन, एक समाज, उसको आप सामाजिक बंधन मैं करूँगा, उसको सामाजिक सामाजिक शोषण भी कह सकते हैं। सामाजिक बंधन, जिस तरह का सामाजिक एक स्ट्रक्चर ढांचा है, और मैं 24 साल तक क्योंकि उस माहौल में रहा, तो बहुत हद तक, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई आदमी समझिए वेजिटेरियन है, तो वो आप उसको अगर नॉनवेज दे तो शायद वो खा नहीं सकता। और जो नॉनवेज भी है, जो चिकन मटन खाता है, उसको अगर आप बीफ उसके सामने, या जो है भैंस का, या जो है किसी और जो बड़े जानवर का रख दो, उल्टी कर दे, खा नहीं सकता, क्योंकि वो अभ्यस्त नहीं है। तो यही बात है कि हम कि जो एक कंट्रोल सोसाइटी से, जो एक रूरल सोसाइटी से जो आता है, वो उस फ्रीडम का या उस तरह के डेमोक्रेसी का अभ्यस्त नहीं होता, जो कि सिटीज में या बड़े जहां पर घनी आबादी, जहां पर एक मल्टीलैटरल आबादी है, या मल्टी मल्टी मल्टीलिंगुअल या मल्टी कल्चरल आबादी वहां पर होता है। तो मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो मेरा कहना का मतलब है कि भारत हमारा देश है, और यहाँ पर हमको गाइड करता है हमारा कानून, लॉ, जो कि तीन सबसे बड़ी हमारी उसकी मान्यताएं हैं। उसका उसका रोड उसका लीगल लीगल स्टोन है, या लीगल लीगल राइटिंग्स है। एक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक है आईपीसी, एक है सीआरपीसी। इन तीनों के हिसाब से हमारा लॉ लॉ रन करता है, हमारा देश रन करता है। लेकिन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको मैं एफिडेविट कर सकता हूँ कि हमारा जो समाज है, जो कि स्पेशली जो कि रूरल बेल्ट से जो ज़्यादा रिलेटेड होता है, तो भारत में गांव, जितना मुझे पता है, 70% से ज़्यादा भारत में गांव है, रूरल एरिया। और जो सिटीज भी जो 25 to 26%, जो अर्बनाइज्ड इंडिया कहते हैं, उसमें भी जो हाई लेवल, उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 है। टीयर 1 में आपके आते हैं बेंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे, ये सब टीयर 1 में आता है, जो कि हाईली अर्बनाइज्ड है। उसके बाद टीयर 2, टीयर 3। तो टीयर 1 में शायद आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मीडिया प्रेजेंस है, हर चीज़ में वो है, इतना टेक्नोलॉजी का लेवल है। लेकिन अगर आप रूरल इंडिया में जाएंगे, जो कि करीब करीब 70, मैं जितना मेरी स्टडी कहती है 75% है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो सामाजिक बंधन है, या वहाँ का जो सामाजिक प्रेशर है, या सामाजिक जो क्या कहते हैं, वो सामाजिक जो वो कहते हैं ना, वो फिल्म भी थी अमरीश पुरी साहब की, इसमें उसने कहा है कि आज का अर्जुन में जो पुलिस ऑफिसर को कि इंस्पेक्टर, तुम कितने भी धारदार हो, कितने भी तुम एक तलवार की तरह होगे, लेकिन अपने मैन को नहीं काट सकते। मतलब तुम कितने भी टैलेंटेड होगे, अपने अपने बाउंडेशन को तुम ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो है कि ठीक है, ये सारे कानून, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें चलती, तो सीआरपीसी कहा जाता है, ये सारी चीज़ चलती है। लेकिन हमारा जो समाज है, हमारा जो स्पेशल रूरल बेल्ट है, जो कि बहुत कंजर्वेटिव है सिटी से कंपेरिजन में, उसका जो सिद्धांत है, उसकी जो माइंडसेट है, वो आज भी लीगल लीगल ईगल होने के बजाय उसका सोशल जो बाउंडेशन है, सोशल जो सीमा रेखा है, उसके हिसाब से चलती है। ठीक है, मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ। आज के समय तो इतने ज़्यादा प्राइवेट चैनल, जब हम बच्चे थे तो गवर्नमेंट चैनल ही ज़्यादा होते थे, दूरदर्शन। तो वह बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर को बुलाया गया, तो उनसे इंटरव्यू लिया कि आपने इतने साल ड्यूटी की, क्या आपका व्यू है। उन्होंने जो कहा, मैं हंसते हंसते मैं लोट पोट हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत में लोग आईपीसी और सीआरपीसी से ज्यादा भगवान से डरते हैं। इसीलिए हमको भी पता है कि ऑन ग्राउंड जब हम लोग 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो हमको पता है कि लोगों का आस्था ज्यादा भगवान पे बजाय कि आईपीसी से। और आप तो जानते हैं कि हमारे देश में जो है सिविल लॉ अलग कम्युनिटीज के लिए अलग है, सिविल जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, बार बार, वो हमारे देश में है नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा कहना है, देखिए पॉलिटिशियन तो होंगे बहुत, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मोदी जी हो, इंदिरा जी हो, कोई भी हो, जब इस देश को कोई चलाता है, तो उसके लिए मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। हम एज अ पर्सन, जो कि किसी जिम्मेदारी की किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कुर्सी पे नहीं बैठे, हमको इतना टफ लगता है कि हम एक तरीके से घर में पले बड़े सिटीज़ में आते हैं, तो कल्चर एकदम दूसरे टाइप का है, जिसको हमको झेलना पड़ता है, जिसको हमको जिससे हमको हर समय 24 घंटा सही गलत, जिसको हम कहते हैं पाप पुण्य का जो है, ये जो क्या कहते हैं, ये जो बैलेंसिंग है, कि मैं पाप कर रहा हूँ कि पुण्य के रास्ते पे चल रहा हूँ, ये जो सही की गलत, ये जो हमको हर समय टटोलना पड़ता है खुद को। जो कुर्सी पे बैठते हैं, जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो उनको कितनी दिक्कत होती होगी, कि जो उन लोग इतने डाइवर्स कंट्री में, जहाँ की कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर प्रदेश से लेके केरल, और गुजरात से लेके मणिपुर तक का जो कल्चरल
डिफरेंसेस, जो थिंकिंग डिफरेंसेस, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इस तरीके का है कि इसको समन्वय में एक रूप में लेकर चलना लिटरली बहुत कठिन है। और मैं इस चीज को, इस धक्के को, इस झटके को पहली बार मैंने पुणे में समझा, जब मैं पहली बार अपना मैंने घर छोड़ा और मैंने देखा कि समाज का क्या रूप होता है। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि कि जो मैं 2013 में जब पहली बार मैं बाहर आया बीटेक के बाद, जो मैं था उससे आज के समय में मेरा 1000% उसमें परिवर्तन इसलिए आया, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ, इसलिए है कि समाज का जो समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है, वो बहुत हद तक पलटा, बहुत हद तक बदल चुका है। जो कि मैं इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूर के जहाँ मैं एरिया में, जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ मेरी कॉलेज था, या उस जोन की मैं बात करूं, और जो आज जो है, जो जो मैं बेंगलोर में, ये या जो बड़े सिटीज में मैंने देखा है। तो मैं एक न्यू कमर से मेरा निवेदन है, समझना है कि आप जब तक भारत की इस विविधता को नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। क्योंकि आप वर्क तो कर सकते हैं, आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो सकते हो, जावा एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप पाइथन एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन समाज में, दोस्तों के बीच में, अपने रूममेट्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में रहना और उसको डील करना और उसको साथ चलना, ये लिटरली बहुत बड़ा जो है एक मानसिक जो है एक इशू है। और वो जो है बहुत ज्यादा है, आपको टेक्निकली चैलेंज करेगा, आपको मेंटली चैलेंज करेगा, सबसे ज्यादा आपको मॉरली चैलेंज करेगा। पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, नैतिकता और अनैतिकता बीच में इस तरह से आप फंसेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। माँ कुछ और कहती थी, ताई जी कुछ और कहती थी, चाची कुछ और, बुआ कुछ और कहती थी, और मैं यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स कुछ और बात करते हैं। ये जो 24 घंटे का ये चर्निंग होती है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है संभालना। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो चीज़ समझाया आपको, जो चीज़ कहा, ये बात आप समझेंगे। और ये मेरा पहला अध्याय था, पहला चैप्टर था इंडिया की अंडर स्टडी का। मैंने जो ये बुक है, माई स्टडी ऑफ इंडिया, ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैंने कम से कम कई लेक्चर्स बनाए पूरा, क्योंकि मैंने जितना समझा, मेरी पढ़ाई लिखाई, मैंने कि मेरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, उसके बाद जनरल स्टडीज जो मैंने छुप छुप के आईएएस की तैयारी, घर में सिविल सर्विस की तैयारी की छुप छुप के, ये मेरे 4 फैसेट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल स्टडीज। तो इसके आधार पर मैंने जितना एकेडमिकल नॉलेज प्राप्त किया, उसी के आधार पर मैंने आपको ये आज एक लेक्चर दिया। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, आइडिया ऑफ इंडिया, या माई स्टडी ऑफ इंडिया, माई स्टडी ऑफ द फैक्ट ऑफ इंडिया, या तो द वे आई हैव स्टडीड इंडिया। ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं आपको ये चीज बताता रहूंगा दिन ब दिन, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भारत को जो मैंने देखा और मैंने समझा, उसकी फेडरलिज्म, उसकी विविधताओं को, एक छोटा और एक कहूंगा, ये हिंदी स्पीकिंग में कहा था, हर कोस में बदले पानी, हर कोस में बदले पानी, हर 3 कोस पे बाणी। मतलब कि ये हमारे देश की विविधता है कि हर बाणी और 3 कोस पे बाणी। और दिक्कत और एक बात भी है, देखिए, आप अपनी लैंग्वेज में भी थिंक कर सकते हैं। समझ लीजिए, आपको अगर आप बहुत मेंटली डिप्रेस्ड, आपको कोई गाना सुनना है, क्या आप इंग्लिश का जो क्या बेथोवेन का या सिम्फनी का गाना सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आपको किशोर कुमार, मोहम्मद रफी या अरिजीत सिंह का या श्रेया जी का गाना सुनेंगे? ये जब ये गाना बस गाना होता है ना कि कोई अपना अपनी भाषा में गाना होती है, तो उसका एक सुकून, उसका आप थिंक कर सकते हैं। लंदन की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन आप उसमें अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। क्या बेथोवेन का क्या जो, या तो जो ब्रिटिश सिंगर्स हैं, उनकी भावना, उनकी गानों में क्या आप कह सकते हैं? आप क्या उस तरह के उस तरह के इमोशंस को आप बाहर निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका 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 मीनिंग ही पहले बात तो समझ नहीं आएगा आपको उसकी लेकिन जो एक गाना अपनी लैंग्वेज में होता है, जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं, वो वो जो है, वो जब आप गाते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग्स पैदा हो सकती हैं। वो जो है मोहम्मद रफी साहब का भी बहुत बहुत ही बड़े बड़े सॉन्ग है कि आप 60s के गाने सुन लीजिए, अरिजीत सिंह का आज का है, तो जो अपनी भाषा में जो गाने होते हैं, उसमें आप उस फीलिंग को एहसास कर सकते हैं। इंग्लिश में बुक पढ़ना, कॉपी पढ़ना, लिखना ठीक है, लेकिन वो जो फीलिंग्स है, वो जो इमोशंस है, वो कभी भी एक एक लैंग्वेज में नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी टोनिंग, उसकी उसकी कंपोजिशन, उसका पूरा जो है सिंगिंग लाइन एंड लेंथ, ये सब अलग है, बजाय कि एक इंडियन सेल्फ और लोकल कॉन्सेप्ट या लैंग्वेज के कंपैरिजन में, जो कि आप अपने मदर टंग को सीखते हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, और ये मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। मैं होप करता हूँ कि मेरी बात समझ में आई होगी। और मैंने जो आपको बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा इंडिया एक सोशली बाइंडेड नेशन है। सोशल जो हमारा फैब्रिक, सोशल जो हमारी मर्यादा है, सोशल जो हमारा बाइंडेडनेस है, वो हमारे मॉरल्स को गाइड करता है। आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन। मैं तो ये कहना चाहूँगा, गांव में कितने लोगों को इंग्लिश ही बोलना आता है, जो इतने इतने बड़े बड़े
हजार हजार पन्ने के चीज़ों को पढ़ सके। तो इसीलिए जो इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया को डील करना कहते थे द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन और डेमोक्रेसी टू डील विद। बस यही मैं कह रहा, ये मेरा पहला चैप्टर है माई स्टडी अबाउट इंडिया के। मैंने इसके कई लेक्चर्स बनाए हैं और ये तो मेरा एक इंट्रोडक्टरी फिलोसफिकल लेक्चर था। इसके बाद सारे लेक्चर्स में आपको एकदम ऑथेंटिक जो हिस्ट्री में होता हुआ आया है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियन के लीडर्स ने क्या किया, मैं आपको सारे बताऊंगा। ये चीज़ आप समझिए, मैं ऐसा चाहता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।